उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। मंदिर खचाखच भरा था। भारत से एक भजन मंडली भी बुलाई गई थी। उस भीड़ में जब मैंने उसे देखा तो नजरें हठात उस पर टिक गईं। वो भी मुझे एकटक निहारे जा रहे थे। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। क्या यहाँ नहीं आई हो? उसने मुझसे पूछा। हाँ, 2 ही महीने हुए हैं। हम दोनों असमंजस में एक दूसरे को ताके जा रहे थे। वो मुझे जानी पहचानी लग रही थी और शायद मैं उसे। तुम इंडिया में कहाँ से हो? उसने दूसरा प्रश्न किया। हैं तो हम देहरादून के रहने वाले, मगर यहाँ आने से पहले 10 साल मुंबई में रहे। मैं भी तो देहरादून की ही हूँ, वह चहकते हुए बोली। वहाँ तुम कहाँ पढ़ती थी? वहीं जो वहाँ का लड़कियों का प्रचलित स्कूल है, महादेवी कन्या पाठशाला। हाय, मैं भी तो वहीं की पढ़ी हूँ। कहते हुए उसकी उत्तेजना बढ़ गई। यह दुनिया कितनी छोटी है। किस साल तुमने वहाँ से हाई स्कूल पास किया? लगता है हम एक ही साथ पढ़ते थे। उसका चेहरा टटोलते हुए मैं बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम कहीं अनुजा सिंह तो नहीं? अनुजा मल्होत्रा। और तुम सुधा देवली? अब जुगरान बन गई हूँ। सुधा जुगरान। ओ सुधा जुगरान। हम दोनों हंस पड़े। छठी से बीए तक हम साथ पढ़े थे और नियति ने इतने वर्षों बाद हमें फिर मिला दिया। लगभग 16 वर्षों उपरांत। हम अब स्कूल या कॉलेज जाने वाली अल्लड़ छात्राएं नहीं, बल्कि शादीशुदा 2 बच्चों की प्रौढ़ माताएं थीं। उनके बच्चे जो उसके साथ थे हमें कौतुकता से निहार रहे थे। मेरे पति व बच्चे भी हैरत से भरे थे। यहाँ कैसे आना हुआ? पंकज की तरफ इशारा करते हुए मैं बोली, मेरे पति यहाँ डेनमार्क नेशनल लेबोरेटरी में रिसर्चर के पद पर नियुक्त हुए हैं। आंखों में प्रशंसा व्यक्त करते हुए उसने पंकज को नमस्कार किया। मेरे बच्चों के सिर पर भी प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, कैसा लग रहा है डेनमार्क बच्चों? अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चों ने जवाब दिया। तुम्हें इस देश में आए कितना समय हो गया? मैंने उससे पूछा। ओह, कहते हुए उसने गहरी सांस भरी। काफ़ी समय हो गया। शादी के तुरंत बाद ही यहाँ आ गई थी। मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए। उसके बच्चे मेरे बच्चों की तुलना में उम्र में छोटे लग रहे थे। संभवतः उसकी शादी मेरी शादी के काफ़ी बाद हुई हो। तुम्हारे पति? मैंने उससे पूछा। उसके पति उसके साथ नहीं थे। वो यहाँ क्या करते हैं? मेरे प्रश्न ने उसे उलझन में डाल दिया। पल भर की खामोशी के बाद कुछ सोचते हुए बोली, वो यहाँ बिजनेस करते हैं। बिजनेस के सिलसिले में ही जर्मनी गए हुए हैं आजकल। हमने एक दूसरे को फिर निहारा। अपने आश्चर्य से हम उबर ही नहीं पा रहे थे। सोचा नहीं था कि जिंदगी की डगर में अपने किसी पुराने साथी से परदेश में यूं मुलाकात हो जाएगी। हम एक दूसरे को आंखें फाड़े टटोलते रहे। वो काफ़ी गदरा गई थी। बाल भी उसके काफ़ी सफ़ेद हो गए थे, जिन्हें उसने मेहंदी से लाल बनाया हुआ था। तुम भी यहाँ कुछ करती हो? मैं भी यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले मुंबई में मैं स्कूल टीचर थी। तुम्हें डेनिश आती है? उसने तटस्थ भाव से पूछा। डेनिश? इतनी जल्दी कैसे आएगी? अभी तो हमें यहाँ आए 2 महीने ही तो हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ की भाषा जल्दी ही सीखूंगी। तो पहले सीखो। बिना डेनिश सीखे तुम्हें यहाँ झाड़ू लगाने का काम भी नहीं मिलेगा। वो अपना हाथ हिलाते हुए रूखे स्वर में बोली। मुझे उसके लहजे पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये वो कैसी बातें करने लगी है? खैर, तुम देहरादून जाती हो? मैंने पूछा तो वो फिर एक लंबी सांस खींचते हुए बोली, हाय देहरादून, कितना बेकार हो गया है। हर की पौड़ी में गंगा जी में तो अब नहाने का ही मन नहीं करता। उसके पानी को देखते हुए मेरे बच्चे कहते हैं, यक। तुम शायद वहाँ के प्रदूषण को ही देखती हो, विकास को नहीं। मैं उससे बोली। मुझे उसकी बातचीत का सलीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन परदेश में अपने किसी पुराने परिचित से मिलने की प्रसन्नता थी। हमने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया, यह वादा किया कि एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, और फिर हमने विदा ले ली। इंसान जहाँ कहीं भी जाता है, उसे साथी व दोस्त चाहिए होते हैं। इसका अनुमान हमें जल्दी ही लग गया
कि अनुजा के पति नरेंद्र मल्होत्रा की छवि कोपेनहेगन में अपने भारतीय समुदाय में कोई अच्छी नहीं है। हमने लोगों से सुना कि नरेंद्र मल्होत्रा एक शिपिंग कंपनी में काम करता था। कंपनी में कुछ घोटाला करने से उसे 2 साल की जेल हुई। इस घटना ने अनुजा के परिवार की सारी प्रतिष्ठा को ताक पर रख दिया। लोग उनसे दूरी रखने लगे। यह भी सुनने में आया कि नरेंद्र मल्होत्रा किसी साफ सुथरे बिजनेस में संलग्न नहीं है। लोगों को गलत अवैध तरीकों से डेनमार्क में व्यवस्थित करवाता है और उनसे मुद्रा ऐंठता है। मुझे यह भी पता चला कि अनुजा से पहले नरेंद्र मल्होत्रा एक डेनिश औरत से विवाहित था। उसके साथ वो 10 साल रहा। वह उससे उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उससे उसका तलाक हो गया। अनुजा उसकी दूसरी पत्नी है। एक नई व अच्छी जिंदगी की चाहत में अनुजा देहरादून से डेनमार्क आई थी, मगर उसे परदेश में आकर पता चला कि उसकी जिंदगी कितनी चुनौतियों से भरी है। नई भाषा, नए तौर तरीके सीखने के अतिरिक्त उसे अपने पति की बेवफाई भी झेलनी पड़ी। वह डेनिश औरत के आकर्षण व प्रभाव में अब भी बंधा था। वह डेनिश महिला थी जिसने खुद ही उसका परित्याग किया था। तलाक के बाद भी उस पर अपना पूरा रौब जमाती थी। अनुजा को बहुत ही परेशानी हुई अपने पति को उसकी पूर्व पत्नी के चंगुल से छुड़ाने में। यह सब जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। अनुजा के प्रति मैं करुणा से भर गई। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, अनुजा हमारी क्लास की एक मेधावी छात्रा हुआ करती थी। पढ़ाई में अव्वल आने के अतिरिक्त वो वाद विवाद प्रतियोगिता आदि में भी जमकर हिस्सा लेती थी। बास्केटबॉल की वो चैंपियन हुआ करती थी। हर हाल में वो एक अच्छी जिंदगी जीने की हकदार थी। कुछ बातें तो उसके संदर्भ में लोगों द्वारा इतनी अजीबोगरीब सुनने को मिली कि मैंने विश्वास ही नहीं किया। बहरहाल मैं अनुजा से दोबारा कोई संपर्क नहीं कर पाई। मंदिर में हमारी मुलाकात के करीब 1 माह उपरांत अनुजा ने ही मुझे फ़ोन किया अपने घर डिनर पर बुलाने के लिए। जुगरान जी व बच्चों के साथ आओ, वो बोली। मेरे लिए धर्म संकट की बात खड़ी हो गई। अनुजा मेरे शहर की ही नहीं थी, वो मेरी सहपाठी भी थी। मैं पंकज से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। मैं असमंजसता में उससे बोल गई। पंकज ने स्पष्ट इनकार कर दिया। जिन लोगों के विषय में हम इतना अनाप शनाप सुन रहे हैं, मैं उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया। दिन महीनों में व महीने वर्षों में। देखते ही देखते हमें डेनमार्क आए 2 साल हो गए। यहाँ रहने वाले कई भारतीय परिवारों से हमारा संपर्क हुआ, मित्रता हुई। कुछ डेनिश गोरे लोगों से भी मेलजोल बढ़ा। यहाँ तक कि कुछ लैटिन अमेरिकन, चाइनीज व थाई परिवारों से भी हमारी मित्रता हुई। लेकिन अनुजा के परिवार से हमारी कोई आत्मीयता नहीं पनपी। कभी कभी वो मुझे इधर उधर भारतीय जलसों में दिख जाती। एक दूसरे को देखकर मुस्कान भी हमारे चेहरों पर बड़ी मुश्किल से खिंचती। वो मुझसे रूठी हुई थी, इसलिए वो मुझे देखते ही मुंह फेर लेती और मुझे उससे दोस्ती करने में हिचकिचाहट थी। सो मैं उसे नज़रअंदाज करती। 2-3 अवसरों पर मैंने उसके पति को भी उसके साथ देखा। उससे हमारा परिचय तक नहीं हुआ। बस दूर से मैंने उस मोटे तगड़े आदमी को घूरा। वह मुझे अनुजा से उम्र में काफ़ी बड़ा प्रतीत हुआ। उस दिन मेरे घर पार्टी थी। अपनी इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोगों को मैंने अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया हुआ था। पता है, मल्होत्रा की आज सुबह कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे अधिकतर मेहमानों को इस खबर के विषय में पता था, मुझे नहीं। खबर ने मुझे दहला दिया। वह खुद ही कार चला रहा था। उसके साथ एक पाकिस्तानी भी था, वो भी मर गया। क्या वो पिए हुए था? वो तो हर समय ही पिए रहता था। यह मल्होत्रा मर गया, मगर सुधरा नहीं। शराब ने निगल लिया उसे। 2 छोटे बच्चों को अनाथ छोड़ गया और बीवी को बेवा। कौन सी बीवी? एक ने आंख मारते हुए प्रश्न उछाला। उसकी कोई एक बीवी थोड़े ही थी। मेरे व अनुजा के बीच की अंतरंगता से बेखबर लोग उनके विषय में बतिया रहे थे
और मैं गुमसुम बनी अनुजा के विषय में सोचे जा रही थी। वो मेरी ही उम्र की 36-37 की और विधवा हो गई। बच्चे भी उसके अभी कितने छोटे हैं। अचानक मेरा मन उनसे मिलने के लिए छटपटाने लगा। लेकिन मेरा घर मेहमानों से भरा था। मैंने ही उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था। उन्हें छोड़कर मैं कैसे अनुजा के पास भागी जाती। किसी तरह मैंने पार्टी निपटने का इंतज़ार किया। जैसे ही आखिरी मेहमान ने विदा ली, मैं फ़ोन की तरफ लपकी। जल्दी से टेलीफोन डायरी के पन्ने पलटकर अनुजा का नंबर देखा व उसे फ़ोन मिलाया। किसी महिला का अपरिचित स्वर, हेलो, मैं अनुजा से बात कर सकती हूँ? आप? महिला ने मुझसे पूछा। मैं सुधा, सुधा देवली जुगरान हूँ, अनुजा की स्कूल के दिनों की सहेली। होल्ड ऑन, कहकर महिला किसी से बात करने लगी। मैं स्पष्ट सुन रही थी कि वह अनुजा से बात कर रही थी। वह उसे मेरा परिचय दे रही थी। कुछ क्षणों उपरांत वह महिला मुझसे बोली, अनुजा बात करने की हालत में नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। क्या आप मुझे घर का पता दे सकती हैं? मैं अनुजा से मिलना चाहती हूँ, अभी, इसी वक्त। होल्ड ऑन, कहकर वह महिला फिर अनुजा से बात करने लगी। संभवतः वह उससे कह रही थी कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसके घर का पता मांग रही हूँ। एक क्षण बाद महिला ने मुझे अनुजा के घर का पता दे दिया। 107 रोबिन्सो गेट, फर्स्ट फ्लोर, राइट। मैंने जल्दी से एक पर्ची पर पता नोट किया। पंकज मेरी हरकतों को खामोश ताक रहे थे। मैं उनसे बोली, चलो अनुजा के घर। इस समय रात के 11 बज रहे हैं। यह लोगों का सोने का वक्त है। वो घड़ी में समय देखते हुए बोला, जिस औरत का आदमी आज ही मरा हो, वो कैसे सो सकती है? मुझे अनुजा से मिलने अभी जाना है। पंकज ने चुपचाप मेरे हाथ से पर्ची ली, जिस पर अनुजा के घर का पता लिखा था। सिटी मैप पर उसके घर की दिशा देखी। फिर मध्य रात्रि की नीरवता को चीरते हुए हम उसके घर की तरफ चल पड़े। अनुजा एक घनी आबादी के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, इमिग्रेंट लोकेलिटी में। हमने जब घंटी बजाई तो एक अनजान महिला ने दरवाज़ा खोला। आप सुधा जी? सहमति में गर्दन हिलाते हुए मैंने भी उससे पूछा, और आप ही हैं वो जिनसे फ़ोन पर मेरी बात हुई? हाँ, मैंने ही आपसे फ़ोन पर बात की थी। प्लीज़, कहते हुए वो हमें एक संकरे से गलियारे में गुजारते हुए एक कमरे में ले गई। मैंने पूरे घर में नज़र फेरी। कोई खास फर्नीचर नहीं, कोई बेहतरीन साज सज्जा नहीं, अति साधारण सामान घर में जुटा हुआ। फिर किसी की मौत के बाद घर कैसा मनहूस लगने लगता है, वैसा ही लग रहा था। सहमते हुए मैंने लिविंग रूम में कदम रखा। अनुजा सोफे पर दुखी व शौक के भाव से बैठी थी। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई। वह मुझसे लिपटकर रो पड़ी। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? आखिरकार मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है? क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? उसके प्रश्नों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो बड़ी देर तक मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाकर सिसकती रही और मैं विमूढ़ सी खड़ी रही। वह औरत करीब आकर उसे सहलाने लगी थी। काफ़ी देर बाद अनुजा ने मेरे कंधे से अपना सिर हटाया। वह सोफे पर बैठी, मैं उसकी बगल में उसका हाथ थामे। मुझे कहीं भी कोई शव दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा था कि नरेंद्र मल्होत्रा की लाश जमीन पर पड़ी होगी, आगे दीपक जल रहा होगा, कुछ लोग गमगीन से बैठे होंगे, अनुजा के घर भीड़ जुटी होगी, लेकिन मुझे घर सूना लग रहा था। सिर्फ अनुजा और वो अनजान औरत ही दिखाई दे रही थी। क्या अनुजा के इतने सालों में इस देश में दो चार मित्र भी नहीं बने जो इस दुखद घड़ी में उसके पास आ सकें? नरेंद्र मल्होत्रा का पार्थिव शरीर मेरे मुंह से छूट पड़ा। मोर्ग में है, उस औरत ने जवाब दिया। आप भी देहरादून की ही हो? उस महिला ने मुझसे पूछा तो खामोशी टूटी। हाँ, मैं बोली। ये अच्छा है कि इनके अपने शहर का यहाँ कोई है। आपसे मिलकर इन्हें धीरज मिल रहा है। मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर वह औरत उठकर किचन की तरफ जाने लगी। नहीं, पंकज और मैं एकदम से प्रतिवाद किए। यह चाय पीने का अवसर नहीं था। वह औरत मेरे एकदम करीब आकर फुसफुसाई,
सुबह से इन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं घूंटी। आपके साथ अगर ये चाय पी लें तो। उस औरत के आग्रह पर मैं मना नहीं कर सकी। वह औरत रसोई से चाय बनाकर ले आई। आपके हाथों से इन्होंने चाय पी ली। नहीं, कुछ ले ही नहीं रही थी। वो औरत बोली, आपका परिचय? मैंने उस औरत से पूछा। मैं सपना हूँ, पड़ोस में रहती हूँ। आप अकेली? मेरा एक बेटा है, वो अंदर कमरे में शुभम और शुभांगी के साथ सो रहा है। वो दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। मुझे बड़ा इत्मीनान मिला कि अनुजा के साथ कोई है, वो अकेली नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि आप इनके साथ हैं, मैं सपना से बोली। जब हम विदा लेने लगे तो अनुजा ने भर्राए स्वर में कहा, अंत्येष्टि में आना सुधा, मेरे शहर से बस आप लोग ही यहाँ पर हो। इंडिया से कोई इतनी जल्दी आ नहीं सकता, वीज़ा मिलने में ही काफ़ी समय लग जाता है। कहाँ होगी अंत्येष्टि? मैंने पूछा। सभी यहाँ भारतीयों की अंत्येष्टि बिस्पिया चर्च के मरघट में होती है। चर्च का पता लेकर मैंने अनुजा से विदा ली। 3 रोज बाद शनिवार को बिस्पिया शमशान घाट के चर्च में नरेंद्र मल्होत्रा की अंत्येष्टि पर काफ़ी लोग जमा थे। समूह में अधिकतर भारतीय समुदाय के थे, कुछ गोरे भी मौजूद थे। एक नव युवक और एक नवयुवती काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे थे। किसी ने मुझे बताया कि वे निकोलाई व नीना हैं, नरेंद्र मल्होत्रा की प्रथम पत्नी से जन्मी संतानें। मैं थोड़ी उत्सुकता से भर गई। मेरी निगाहें उन्हीं पर टिकी रहीं। वे हाव भाव से एकदम यूरोपियन लग रहे थे और रंग रूप में थोड़े भारतीय व थोड़े यूरोपियन, कुछ मिलाकर अच्छे मनोहर छवि के। साथ में उनके साथ निकोलाई की पत्नी व नीना का बॉयफ्रेंड भी था। बहरहाल अंत्येष्टि का जो कुछ इस देश में विधि विधान था, उसे निभाते हुए ही वे दिख रहे थे। वे दोनों सबसे आगे के बेंच पर बैठे थे। अनुजा के दोनों बच्चों को उन्होंने पकड़ा हुआ था। अनुजा पीछे एक बेंच में दुख की प्रतिमूर्ति बनी बैठी थी, सपना उसकी बगल में। यह मेरे लिए पहला मौका था डेनमार्क में किसी का अंतिम संस्कार होते देखना। कोई पुरोहित नहीं, कोई मंत्रोच्चार नहीं, कोई वैदिक कर्मकांड नहीं। नरेंद्र मल्होत्रा का सूट व टाई पहना सजा धजा पार्थिव शरीर चर्च के बीचों बीच एक ताबूत में खामोश पड़ा था। चंद पुष्पकुंज, चारों तरफ काठ के बेंचों पर सुव्यवस्थित बैठे लोग। सामने एक किनारे पर मंच पर माइक संभाले एक भारतीय भाई सूत्रधार की भूमिका अदा कर रहे थे। कोई रोना धोना नहीं, सभी कुछ समुचित यथोचित। कुछ लोग मंच पर पधारे प्रशस्ति देने, मरणोपरांत किसी की क्या निंदा करनी, सो सभी लोग नरेंद्र मल्होत्रा की तारीफ ही कर रहे थे। उसके साथ हुए अपने अनुभव बता रहे थे। लेकिन जब निकोलाई व नीना एक साथ मंच पर आए तो पूरी सभा में स्तब्धता छा गई। एक दूसरे का हाथ पकड़े, कंधा थामे वे अपने पिता के विषय में बोलने लगे तो वातावरण सहसा भावुक हो गया। कुछ लोगों की आंखें छलक आईं। 1 डेढ़ घंटे तक यह गतिविधि चली, फिर ताबूत बंद कर दिया गया। नरेंद्र मल्होत्रा अपने परिजनों के सम्मुख से हमेशा के लिए ओझल हो गए। उनका जनाजा उठा और दहन के लिए दाह गृह के भीतर ले जाया गया। वहाँ बस कुछ खास ही लोग थे, बाकी चर्च के बाहर ही ठहर गए। अनुजा के गले लगकर उसे सांत्वना दिलासा देकर सभी लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। मैं भी लौट आई। अनुजा के दुख ने मेरे मन को अत्यंत संवेदित कर दिया। उसके प्रति जो भाव व अनुबंध मेरे मन में दबे पड़े थे, एकाएक सतह पर आ गए। आखिर वो मेरी बचपन की सहेली थी। मैंने फैसला किया कि मैं अनुजा की इन दुखद क्षणों में जो कुछ भी मदद कर सकती हूँ अवश्य करूँगी। मैं उसे प्राय रोज़ फ़ोन करने लगी, उसके घर उसकी खोज खबर के लिए जाने लगी। बहरहाल अनुजा के पास आंसू बहाने का समय नहीं था। नरेंद्र मल्होत्रा की आकस्मिक मौत ने काफ़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने एक जटिल जिंदगी जी थी, तो अपनी मौत के बाद वो काफ़ी पेचीदा मामले छोड़ गए थे। अनुजा उनसे निपटने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रही थी। जहाँ कहीं भी वो जाती, सपना उसके साथ होती, एक परछाई की तरह। सपना का बेटा भी मुझे हर वक्त वहीं खेलता कूदता हुआ नजर आता।
मुझे अच्छा लगता कि अनुजा के साथ उसकी मदद के लिए कोई है। साथ ही मुझे थोड़ा रंज हो जाता कि मैं उसकी उतनी मदद नहीं कर पा रही हूँ जितने की सपना। फिर सपना की निजी ज़िंदगी के विषय में मुझे जो कुछ पता चला, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि वो भी अनुजा की तरह हादसों से गुजर चुकी है। अनुजा ने ही मुझे बताया कि सपना भारत के एक धनाढ्य जमींदार घराने की थी। उसके पति का काशीपुर में फार्म, ट्रैक्टर व पेट्रोल पंप था, किंतु उसकी अमीरी ने उसके काफ़ी दुश्मन पैदा कर दिए। दुश्मन कोई बाहर के नहीं, उसके अपने ही परिवार के लोग थे। एक दिन दिन दहाड़े उनके घर के बाहर ही किसी ने उसके पति पर पिस्तौल से गोलियां दाग दी। एक युवा सभी के सामने गोलियों से छलनी हो गया। ना ही डॉक्टर उसे बचा पाए और ना ही पुलिस कातिलों को कोई सजा दिला सकी। सपना का मन अपने देश में अपने निजी लोगों के बीच रहने से घबराने लगा। उसने सारी जमीन जायदाद बेची और अपने देश को हमेशा के लिए अलविदा कहने में बेहतरी समझी। संजोग से डेनमार्क में उसे आश्रय मिल गया। अनुजा के पड़ोस में वो एक किराए के मकान में रह रही थी। साथ ही इस देश में अपने को बसाने के लिए प्रयास भी कर रही थी। इन 2 वर्षों में अनुजा से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर नरेंद्र मल्होत्रा की मौत ने उन्हें और करीब कर दिया। दोनों तनहा औरतें एक दूसरे का साथ देती, एक दूसरे का दुख दर्द बांटती। औपचारिक निमंत्रण में भी हमने एक दूसरे को अपने अपने घरों में भोजन पर आमंत्रित किया। नरेंद्र मल्होत्रा को गुजरे 3 महीने बीते होंगे जब अनुजा का मेरे पास वो फोन आया। उसका स्वर सामान्य नहीं था। सुधा, क्या तुम अभी मेरे पास आ सकती हो? वो थरथराती आवाज में बोली। तो मुझे हैरानी हुई। क्यों, क्या हुआ? मैंने घबराए स्वर में पूछा। हैरान, मैंने रिसीवर नीचे रखा, जल्दी से तैयार हुई और अनुजा के घर की तरफ निकल गई, धड़कते हुए दिल से। उसकी लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, फिर तुरंत ही वो बेडरूम में दुबक गई। अनुजा तमाम कागजातों के साथ बिगड़े हुए मूड में लिविंग रूम में बैठी थी। हमेशा की तरह सपना व उसका बेटा वहाँ नहीं नजर आ रहे थे। मुझे देखते ही अनुजा चीखने लगी, वो बिच हमें ठग रही है। हमने उसकी इतनी मदद की और वो बिच फकिंग ब्लडी कुतिया। उसकी जुबान बहुत खराब हो चुकी थी, यह मुझे मालूम था, मगर वो यह गालियाँ किसके लिए बक रही है, यह समझने में मुझे कुछ समय लगा। सपना तो तुम्हारी सखी है, तुम्हारे हितैषी। मैं असमंजस में बोली। तुम उसे गंदी गालियाँ बक रही हो? हितैषी? वो तल्खी से बोली। वो मेरी कोई भी नहीं है, ना सखी ना हितैषी। हाथ हिलाते हुए अनुजा चीखी। उसकी जान भारत में खतरे में थी। हमने उसकी जान बचाई, उसे यहाँ बसाया। नरेंद्र अचानक मर गया तो वो दुष्ट फायदा उठा रही है, मेरे व मेरे बच्चों का हक छीन रही है, हमारे पेट में लात मार रही है। ब्लडी फकिंग। उधर निकोलाई भी बैंक के चक्कर काट रहा है कि उसका बाप कितना बैंक बैलेंस छोड़कर गया। तुम्हें सपना को तुमने यहाँ बसाया, कैसे? अनुजा गुस्से में इतनी भरी थी कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। नरेंद्र ने उससे शादी की थी, मुझे व मेरे बच्चों को दांव पर रखकर। मेरा मुंह हैरानी से खुल गया। सपना नरेंद्र मल्होत्रा की पत्नी? तो तुम उनकी क्या? विस्मय से मैं बुदबुदाई। हमारा तलाक हो चुका था, वह बोली तो खटाक से मेरे दिल में स्पंदन हुआ। मिसेस लाल के कहे शब्द बरबस मेरे कानों में बजने लग गए। नरेंद्र मल्होत्रा और अनुजा एक साथ घूमते फिरते हैं, पति पत्नी की तरह साथ रहने का ढोंग करते हैं, जबकि उनका तलाक हो रखा है। अनुजा अकेली माता होने का दावा करते हुए यहाँ की सरकार से अकेली माताओं को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाती है और वह दूसरी औरतों से शादियां रचाकर इलीगल तरीकों से उन्हें यहाँ सेटल करवा पैसे ऐंठता है। मैंने उस समय मिसेस लाल की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब अनुजा स्वयं ही अपनी जिंदगी के सच उगल रही थी। नरेंद्र से उस कमीनी की शादी छूटी थी, सिर्फ कागजों पर। सौदे के मुताबिक उसे यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट परमिट मिलते ही नरेंद्र से तलाक ले लेना था।
मगर वो अचानक मर गया। वो भी फ़ायदा उठा रही है। उसे हमें क्रोनर देने थे, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी को भी हथिया लेना चाहती है। कागज़ों पर नरेंद्र की बीवी वही है ना, और मैं एक्स वाइफ। बकते बकते अनुजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। स्वर रीत गया। मैं किन कर्तव्य विमूढ़। जितना मैं अनुजा के विषय में जान रही थी, उतनी अधिक अचंभित। लोग कैसी कैसी जिंदगी जीने लग जाते हैं। क्या थे और क्या से क्या बन जाते हैं। हमारे बीच खामोशी छा गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने उसी से पूछा, अनुजा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, वो भीगे स्वर में बोली। तुम सिर्फ मेरी बातों को सुनो। इस शहर में मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ कोई मेरा मित्र नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एक लंबी उच्छ्वास भरते हुए मैं इत्मीनान से बैठ गई। तो सुनाओ अनुजा अपनी बातें, मैं उससे बोली। अनुजा ने शून्य में ताकते हुए कहना शुरू किया। तुम्हें तो मालूम है सुधा, मैं जब 12वीं में पढ़ती थी तो मम्मी डैडी की एक साथ ही डेथ हो गई थी। हाँ, मुझे वो दिन इतने सालों बाद भी अच्छे से याद था जब अनुजा ने 1 वर्ष के भीतर अपने माँ के बाद पिता को भी खो दिया था। अनुजा जब 13वीं की रस्म के बाद स्कूल आई थी तो पूरे दिन स्कूल में रोती रही थी। हम सभी सखियां मिलकर उसे दिलासा देते रहे थे। हम उसे बोले थे कि माँ बाप चले गए तो क्या है, उसके 3 बड़े भाई हैं। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे पाला पढ़ाया, लेकिन वे मेरे लिए लड़का नहीं खोज पाए। जब मेरी काफ़ी बड़ी उम्र तक शादी नहीं हुई तो मैं उनकी नज़रों में खटकने लगी, भाभीयों की नज़रों में ज़्यादा। उन्होंने मेरे लिए कोई ढंग का पढ़ा लिखा लड़का खोजने की काफ़ी कोशिशें की, मगर नहीं खोज पाए। मैं अनाथ जो थी, बिन माँ बाप की लड़की, कोई भी सभ्य परिवार अपने बेटे की शादी मुझसे शादी करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। अंततः हार कर मेरे भाइयों ने मेरी शादी एक तलाकशुदा 2 बच्चों के बाप से कर दी। कहते हुए अनुजा की आंखें आंसुओं से फिर तरबतर हो गईं। अपने कुर्ते की आस्तीन से अपने आंसू पोंछने लगी। रुंधे स्वर में बोलना शुरू किया। पता है सुधा, जब मैं शादी के बाद यहाँ आई तो उसकी पहली बीवी उसके पीछे पड़ी हुई थी। हम जहाँ जाते थे वो हमारे पीछे पीछे आ जाती थी। अपने बच्चों को भी वो हमारे पीछे लगाए रखती थी। यहाँ तक कि साल 2 साल में मुझे भारत भेजने का खर्चा भी उसके पास नहीं होता था। कहने लगा कि मैं नौकरी करके पैसे कमाऊं। इंडिया की पढ़ाई लिखाई यहाँ मेरे किसी काम नहीं आई। ढंग का जॉब कोई मुझे नहीं मिला। मजबूरन मैंने एक होटल में सफाई का काम पकड़ लिया। ईमानदारी से किया कोई भी काम बुरा नहीं है अनुजा, मैं तुरंत बोली। नहीं, सफाई का काम तो सफाई का ही है, चाहे कितने ही आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। 22 कमरे, टॉयलेट, गलियारे वगैरह को साफ करते हुए मेरी आफत आ जाती थी। अनुजा बकती जा रही थी और मैं सोचती जा रही थी कि यहाँ की सरकार इमिग्रेंट्स के प्रति जो कड़ा रुख अपना रही है वो गलत नहीं है। लोग अपने मुल्कों से यहाँ आकर यहाँ की सुविधाओं का गलत लाभ उठाते हैं। अवैध शर्मनाक कामों को करने से हिचकते नहीं हैं। तुमने यह सब क्यों किया अनुजा? अपने पति को अपने अनुसार ढालने के बजाय तुम उसके अनुरूप क्यों ढली? अनुजा के पास मेरे प्रश्न का जवाब नहीं था। वो थकी सी घुटनों पर अपना सिर टिकाए बैठ गई। मुझे उस पर दया आने लगी। बेचारी। एकाएक मुझे कुछ सूझा। मैंने उसके बच्चों को आवाज़ लगाए, शुभम, शुभांगी। दोनों बच्चे एक दूसरे में दुबके पड़े थे। मेरी आवाज़ लगाने से दरवाजे की ओट से वे हमें टुकुर टुकुर निहारने लगे। देखो अनुजा, मैंने उससे सधे शब्दों में बोली, तुम्हें एक लंबी मंजिल तय करनी है। अपने अबोध बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर। अपने सरल, निष्कपट, साफ सुथरी जिंदगी, मासूम बच्चों को वो सब बता दो जो उनका पिता उन्हें देने में असमर्थ रहा। एक सरल, निष्कपट, साफ सुथरी जिंदगी। यह एक अच्छा मुल्क है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब मुफ्त हैं। सरकार से नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हर एक इंसान को तरक्की के अवसर हैं।
किसी को भी कुछ गलत सलत करने की ज़रूरत नहीं। बच्चे लपक कर उसकी गोदी में चढ़ गए। मैं मंत्रमुग्ध उन तीनों को आपस में एक दूसरे के दुलारते हुए, चूमते हुए देखने लगी। बस कहानी यहीं तक है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।